स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं आसन्न विधानसभा 3 राज्यों के और संभव हुआ तो जम्मू कश्मीर मिला के 4। क्या मूड है, माहौल है देश का इस समय, वो समझने को। प्रेम कुमार जी, सत्ता पक्ष की और भाजपा की तो बहुत सारे हम लोग विश्लेषण और विवेचना और आलोचना कर रहे हैं। क्या जो विपक्षी अलायंस है, इंडिया अलायंस, क्या उसके अंदर भी एक एरोगेंस दिख रहा है आपको? कैरीड अवे हो गए, उनको ऐसा लगता है कि अब तो सब अपनी ही चलेगी, ऐसा फीलिंग है आपको या जायज है ये? देखिए, मुझे लगता है नीरज जी, लोकसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे उनको मिले। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लोग भी नहीं सोच रहे थे और खास करके कहीं ना कहीं 400 पार का दबाव भी था और मोदी है तो मुमकिन है इसे लड़ाई लड़ सकेंगे, जीत जाएंगे, ये भी इस विश्वास की भी कमी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव ने उनको नई उम्मीदों से भर दिया है कि अरे मोदी जी को हराया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है, ये एक भाव पैदा हुआ है। तो इसके आधार पर अगर कुछ आशा और उम्मीद जगती है तो इसमें एरोगेंस जैसा फैक्टर दिखता नहीं है। एरोगेंस तो दिखना चाहिए ना, व्यवहार में दिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए झारखंड में एनडीए आजसू को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं कर पाया, आजसू नाराज है। या झारखंड में आपको सरयू राय जेडीयू के साथ मिलकर के वहां कैंडिडेट देने और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। अगर बीजेपी इसको नहीं मैनेज करती है एनडीए गठबंधन में, तो ये एरोगेंस कहलाएगा। अगर ऐसी ही चीज इंडिया गठबंधन में हो जाए तो भी वो एरोगेंस कहलाएगा कि आप अपने सहयोगी दल को साथ लेकर नहीं चल रहे, चाहे वो जेएमएम करे, चाहे वो कांग्रेस किसी मजबूत प्रदेश में करे, जहां जैसे महाराष्ट्र है वहां पर करे, तो वो एरोगेंस कहलाएगा। मैं ये जैसे महाराष्ट्र पर आता हूं, जहां सज्जन कुमार जी ठीक बोल रहे थे और परिस्थिति का सही विश्लेषण कर रहे थे कि वहां जो आप देखिए, पिछला चुनाव भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे बोल के बीजेपी नहीं लड़ी थी और जो भी उनके बीच में शिवसेना के साथ में गलतफहमी हुई या उसके बाद जो हाथ से सरकार निकली, सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार क्या उद्धव ठाकरे का जो कद है, ये पूरा चुनाव उद्धव ठाकरे बनाम आदर्श होगा महाराष्ट्र में, ये बात समझ लीजिए। अभी महाराष्ट्र का चेहरा उद्धव ठाकरे के ही इर्द गिर्द लड़ा जाने वाला है चुनाव, तो उनके समांतर क्या बीजेपी कोई चेहरा देगी? यही सवाल जो नरेंद्र मोदी के समांतर कोई इंडिया गठबंधन चेहरा देगा जैसा सवाल है ये महाराष्ट्र के संदर्भ। और ये सवाल महत्वपूर्ण है कि बीजेपी कैसे फाइट करने वाली। तो उद्धव ठाकरे चूंकि वहां एक शहादत वाले फॉर्म में है, कुर्बानी वाले फॉर्म में है, उनके प्रति सहानुभूति है, तो इंडिया गठबंधन तो उद्धव ठाकरे को चेहरा बना के लड़ेगी। बीजेपी किसको चेहरा बनाएगी? और क्या बीजेपी सेंटर से किसी चेहरे, किसी मोहन यादव को, किसी भजन लाल जी को इस तरह का चेहरा देगी? तब तो फिर वो सेंटिमेंट जागेगा जो सज्जन कुमार जी बोल रहे हैं कि दिल्ली से चलेगी क्या महाराष्ट्र की सरकार, तो मराठा सेंटिमेंट जागेगा। इसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र वाली बात भी जागेगी। तो ये चीजें हैं जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। अगर इसको वो ठीक नहीं करेंगे तो ये एरोगेंस कहलाएगा। तो एरोगेंस की बात अभी इंडिया गठबंधन से ऐसा कोई उदाहरण दिखता नहीं कि हम बोले कि उसमें एरोगेंस है। दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा ऐसी घटनाओं का। फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा जी। प्रेम कुमार जी, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे बनाम आदर्श होगा और ऐसा अगर जैसे केंद्र में हुआ वैसे ही हो गया तो उधर भी तो कोई नहीं था। हाँ, तो आश्चर्य की बात नहीं, लड़ाई तो होगी, उद्धव बनाम आदर्श में ही होगी। हाँ, ये है, वही होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, आजकल तो नीतीश जी बहुत खास है मोदी जी के, तो क्यों लड़ाएंगे वहां? सब सरयू वरयू राय मिलके सब मान जाएंगे, नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं पहला लाइन। आप कह रहे हैं कि वहां पे सरयू राय और जेडीयू पता नहीं कौन कौन से जी। लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आजकल तो नीतीश जी मोदी जी के सबसे खास व्यक्ति हैं, ऐसा देख के लगता है चित्रों से, तो वो क्यों ऐसा करेंगे? हाँ, देखिए, सरयू राय जी की तो पहुंच मोदी जी के साथ भी थी, हाँ, फिर भी रघुवर दास के खिलाफ लड़ रहे थे तो मोदी जी खुल के वोट नहीं मांग सके रघुवर दास जी के लिए। कमल का फूल बाया दाया सब बोले, उसका अरे फायदा एक सरयू एक राय जी हफ्ते को में मिल पॉलिटिक्स गया। बदलती है, आप पता नहीं कहाँ 5 साल नहीं, पहले की बात याद दिला हाँ, रहे हो। नहीं, एक हफ्ता, आप ही लोग कहते हो कि एक हफ्ता बहुत है राजनीति व्यक्ति पलटने वही के है, लिए। व्यक्ति वही है और वो आज नीतीश कुमार के पास चले गए हैं। हाँ। तो सरयू राय जी के साथ सहानुभूति तो मोदी जी की तब थी जो रघुवर दास के अगेंस्ट में गई। आज सरयू राय जी नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, कुनबा तो वही है।
लेकिन राजनीति बदल रही है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या ये राजनीति बीजेपी को बढ़त दिलाएगी? ओके, पॉइंट टेकन सर। तुलसीदास जी संक्षेप में रखिएगा सर। क्या ये बात जो महत्वपूर्ण सवाल अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे बनाम अदर्स और बीजेपी को क्या कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस वाइज क्या उद्धव ठाकरे जी का फेस पूरे महाराष्ट्र में वैसे एक्सेप्टेबल है जैसा कि कोंकण और अपने महाराष्ट्र मुंबई के आसपास में ज्यादा है? देखिए, वैसा तो लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया है कि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पे मोदी जी के खिलाफ जो दो लोकल ब्रांड थे वो थे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। उसमें भी उद्धव ठाकरे के लिए जो लोकप्रियता, उनके बारे में मराठी लोगों का जो रुझान दिखाई दे रहा था वो अभी भी बरकरार है। एक इसी आपके पॉपुलर शो में मैंने एक बार कहा था कि जब बगावत हुई थी शिवसेना में कि पूरे देश भर में किसी पार्टी में बगावत होती है तो उसे बगावत कहा जाता है, लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ के मराठी मिट्टी में उस बगावत को गद्दारी कहते हैं। और यहाँ के वोटरों ने इस बार जो जिस तरह से वोटिंग किया लोकसभा में वो उसी तरह का था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को सही साबित किया, शरद पवार को साबित किया, और उनके खिलाफ जो गए उनको एकदम से नकार तो नहीं, लेकिन फिर भी पहला नंबर के वोट उन पार्टियों के वोटरों के, उनके कोर वोटरों के उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ही मिले। और एक छोटी सी और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो क्षेत्रों पर भी बात हो रही थी कि अलग अलग क्षेत्र भी किस तरह से महायुति के खिलाफ है, जो सामाजिक समीकरण बने ना, जैसे विदर्भ की बात हो रही थी, वहां पे डीएम के फैक्टर चला। डीएम के फैक्टर में क्या था कि वहां के मुस्लिम है, वहां के दलित है, दलित डी से दलित, एम से मुस्लिम और टी से कुंडी, तीनों समाज एकमुश्त होकर महायुति के खिलाफ चले गए, जो कि विदर्भ में एक समय गढ़ था भाजपा का बीच के दिनों में। अब भी वो सामाजिक समीकरण बदलने का चिन्ह नहीं है, जबकि मराठा आंदोलन हावी था और विदर्भ ओबीसी काफी डोमिनेटेड है। मुंबई में जहां पर मराठी वोटर 30-35% है, वहां पे भी उद्धव ठाकरे ने जो एक अलग समीकरण बना वो था एमएमडी, मराठी, मुस्लिम और दलित। पहली बार दलित और मुस्लिम एक इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर ठाकरे को अपनी पसंद बनाते नजर आए। जी तुलसीदास जी, चमत्कार था राजनीति जी। तो सामाजिक समीकरण भी अगर लोकसभा तक अरे यहाँ पे तुलसीदास जी नहीं चले। देखिए कितना 3 राज्यों में इतना विश्लेषण हो गया, माधव अलायंस, एमएमडी, पीडीए, डीपीए, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। अवधेश जी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं इस समय। अवधेश जी, बहुत ज़्यादा फैल गया है सारे राज्यों में, वो समेटिए, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सब लोग विश्लेषण की स्थिति में है अभी कि कौन भारी पड़े कुछ पता नहीं, बहुत कुछ ओपन पोजीशन में है। 2-1.5 मिनट है सर आपके पास, इस पर समेट दीजिए इसको। देखिए, महाराष्ट्र में अगर इतना ही था तो तीनों को मिला के करीब 40% ही वोट आया है। ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वोट आया है। करीब 12% मुसलमानों का वोट वन साइडेड अनेक क्षेत्रों में गया है। तो इसीलिए ये कह देना कि बिल्कुल वोट वन साइडेड था। मुंबई का चुनाव परिणाम आपके सामने है कैसे कैंडिडेट्स पर हुआ है, तो मैं इसको अभी इस रूप में स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए, उन्होंने कहा कि मेरा त्यागपत्र ले लीजिए, तो उनको कहा गया कि नहीं, त्यागपत्र देने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बनेगा। और जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें आए कौन थे? देवेंद्र फडणवीस थे, बावनकुले जी थे, राव साहब दानवे थे, 3 लोग आए थे महाराष्ट्र से। बाकी यहाँ के नेता थे, वो लोग नहीं थे जो बदलाव की मांग कर रहे थे। तो ये समस्या बीजेपी के अंदर वहां है। लेकिन ये मान लेना कि नहीं, उनका तो इतनी लोकप्रियता थी, तो कम से कम इस लड़ाई में जो है जितनी सीटें उनकी बढ़ी हैं, लेकिन वोट तो नहीं बढ़ा है। वोट तो बीजेपी को अकेले करीब 27% आया है, 26% से ज्यादा अकेले वोट आया है सबसे ज्यादा। तो इसीलिए उस रूप में मैं नहीं। दूसरी बात, जब हम आते हैं कि इन्होंने कहा कि देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है, नरेंद्र मोदी है, तब तक नीरज जी हर चुनाव का नेशनल कंटेक्स्ट होगा, हर चुनाव का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होगा, हर चुनाव में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विदेश नीति, बाकी चीजें मुद्दा बनेगी और उसका प्रभाव होगा, चाहे वो 30% हो, 35% हो, 40% हो। वो एक बड़ी चीज होती है, वो अभी भी है। जहां तक एरोगेंस का सवाल है, तो जो राहुल गांधी जी खड़ा होकर कह रहे हैं कि हमने अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया है,
और वो जब आडवाणी जी ने जो शुरू किया था, अयोध्या मूवमेंट 1528 से शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि 1857 के क्रांति के समय कैसे वहां के बैरागियों और साधुओं ने बाहर चबूतरा बनाया, उस मस्जिद पर राम नाम लिखा और पूजा पाठ शुरू करी। क्या विद्रोह था, सिखों ने कैसे लड़ाई ली है। ये एरोगेंस नहीं है कि हमने एक अयोध्या सीट में एक विजय को 53,000 से जो व्यक्ति कह सकता है कि हमने जो है अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया और उसको अयोध्या का राजा समाजवादी पार्टी घोषित करता, तो ये एरोगेंस है और इस एरोगेंस के भी परिणाम आएंगे। मूल बात यही कर रहा हूं कि बीजेपी जो है परसेप्शन के मामले में जहां कमजोर पड़ी उसको बदलने की कोशिश नहीं हो रही है। कैंडिडेट चूंकि सेंट्रल नेतृत्व ने तय किया था, इसलिए उसको स्वीकारने में उनको कठिनाई है, उस प्रकार से मीटिंग नहीं हो रही है और हो रहा है किसी प्रकार से पैचअप करो, वो उनके लिए एक समस्या जी है। सर, एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा, सभी को करना चाहिए जो भी विश्लेषण करें। तो कुल मिला के ये कि अभी तीनों राज्यों का माहौल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा। बहुत सारे इफ बट लगा दिए हमारे एनालिस्टों ने, तो अभी इस पर कई बार और चर्चा करनी पड़ेगी थोड़ी और समझ बढ़ाने के लिए। लेकिन दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक ये समझ में आ रही है कि एक तरफ विपक्ष अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा, दूसरी तरफ क्या सिंपैथी वेव आइदर वे चल सकती है। क्या अगर एक तरफ ये वेव चल सकती है कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ, तो ये भी हो सकती है कि अरे मुझसे गलती हो गई बीजेपी को हरा करके नेशनल में, इस बार कोटा पूरा कर देते हैं। यू नेवर नो, ये पॉलिटिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।